दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेश और आयकर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित क्षेत्र हैं और काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपनी बेहतरी के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश करते हैं और जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, तो हमारा एक उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है देश के प्रति, आयकर विभाग के प्रति। क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं वो कहीं ना कहीं देश के काम विकास में, देश की जनता की सुविधाओं के लिए ही उस धन का उपयोग होता है। इस तरह से हमारा एक योगदान देश के विकास में भी होता है आयकर के रूप में। तो आयकर और निवेश को किस तरह से समझें, इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। आयकर और निवेश से संबंधित आप जो भी सवाल करना चाहें सीधे टेलीफोन लाइन पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। आयकर से संबंधित, निवेश से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है, स्वागत है फ़ोन पर। और अब आपका परिचय कराएं हमारे आज के विशेषज्ञ से। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री हेमंत जैन जी। नमस्कार सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हेमंत जैन। हेमंत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार है। हेमंत जी, जब तक दर्शक हमें याद करते हैं फ़ोन पर, तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है आयकर और निवेश, तो आज के ज़माने में किस तरह से ये महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए और इनकी उपयोगिता क्या है जीवन में? देखिए, आप जानते हैं कि आयकर अगर हमारे दर्शक सरकार को दे रहे हैं तो हमारे आयकर से देश की तरक्की होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो करदाता हो वो अपना टैक्स की जो लायबिलिटी है वो सही पे करें, जिससे हमारे देश की तरक्की में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन वो दे सके। तो आज का जो विषय आपने रखा है आयकर एवं निवेश, आज के जो समय चल रहा है, आप जानते हैं कि 31 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट है। उस परिप्रेक्ष्य में आज का जो शीर्षक हमने रखा है आयकर और निवेश, वो बहुत ही सार्थक मुझे नज़र आता है। जी हेमंत जैन साहब, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है और वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ही आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आपकी दूर हो जाती हैं। मतलब काम कोई भी करो एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो सफलता के आप काफ़ी नज़दीक पहुंचते हैं। क्या निवेश की प्लानिंग की तरह टैक्स की प्लानिंग भी संभव है, और अगर है तो किस तरह करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे हम हर कार्य प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं, तो आपने जैसा अभी रेफरेंस लिया निवेश की प्लानिंग, मैंने देखा है कि जब भी हमारे पास करदाता लोग आते हैं तो मोस्टली वो निवेश की प्लानिंग की ज़्यादा बात करते हैं बजाय कर की प्लानिंग की। अच्छा। आप देखेंगे कि अगर हम कर का नियोजन यानी कर की प्लानिंग अगर हम प्रॉपर समय रहते हुए करते हैं तो हम अपना बहुत सारा कर सही दिशा में कर की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और हम कोई आयकर के कानूनों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। तो जब भी हमारे दर्शक आयकर रिटर्न या आयकर विवरणी दाखिल करना चाहते हैं तो मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि वेल प्लान्ड वित्तीय वर्ष के दौरान ही अपने आयकर की प्लानिंग कर लेना चाहिए। जैसे अब वित्तीय वर्ष हमारा 23-24 चल रहा है और आप जानते हैं कि पिछले बजट में हमारी सरकार ने 2 रिजिम पब्लिक को दिया है, एक न्यू रिजिम है और एक ओल्ड रिजिम है। तो अगर हमारे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर अभी से इस न्यू और ओल्ड रिजिम में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके ये तय कर पाते हैं कि हमको पुरानी रिजिम में जाना है या न्यू रिजिम में जाना है, तो आप जानते हैं कि पुरानी रिजिम में इन्वेस्टमेंट्स के अवसर हैं, पर जो नई रिजिम हमारे यहाँ लागू की गई है उसमें इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिए गए हैं। तो ऐसे दर्शक जो कि हालांकि उसमें आयकर की सीमा को परिवर्तित किया गया सीमा है, को तो फायदा आपको उतना मिलता है उसमें। सर, अब यही सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स प्लानिंग है। क्योंकि क्या है, देखिए कि नई रिजिम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हमने सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिए हैं। चूँकि हमारे प्रोग्राम को नौजवान दर्शक भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि
हमको प्लानिंग, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ साथ अगर टैक्स प्लानिंग कर कर कुछ इन्वेस्टमेंट करके हमारी टैक्स लायबिलिटी को ओल्ड रिजिम में नए रिजिम से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो जो आज का हमारा शीर्षक है निवेश, तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारे दर्शक अभी से अगले वर्ष की प्लानिंग शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि प्रॉपर निवेश कर वो अपनी आयकर की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम निवेश की बात करें तो अगर हमारे दर्शक जिनके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास पहला मकान खरीदने का अवसर है, तो हमारे आयकर विभाग ने न केवल धारा 24 में 2 लाख रुपए की छूट दिया है, बल्कि एक और नया सेक्शन है, सेक्शन 80EE जिसमें पृथक से 1.5 लाख रुपए की छूट और दी गई है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आज हाउस लोन ले रहा है तो उसको आयकर में 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसलिए निवेश और टैक्स प्लानिंग अगर इसको हम एक साथ लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी कर लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जी, तो टैक्स की प्लानिंग विधिवत तरीके से जी किस समय करना चाहिए? एक देखिए, समय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर काम में। जी कई बार हमारी एक मानसिकता है या भारतीय की एक ऐसी सोच समझ लीजिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम एक्टिव होते हैं। जी अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, ITR दाखिल करने की 31 जुलाई है, तो अब काफ़ी लोग एक्टिव हैं उसमें। अगर वही लोग समय रहते जी यानी कि पूरे 12 महीने आपको मिलते हैं, बेहतर तरीके से प्लानिंग करें तो वो समय अनुकूल क्या होगा? कब से प्लानिंग करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब से वित्तीय वर्ष हमारा शुरू हो जाता है प्लानिंग उसी समय शुरू कर देनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आज अगर मेरे पास कोई भी दर्शक ये बोलता है कि साहब आज मुझे टैक्स बचाना है वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए, तो वित्तीय वर्ष 22-23 की प्लानिंग के लिए आज मैं कोई निवेश नहीं कर सकता, क्योंकि निवेश करने का जो समय होता है वो वित्तीय वर्ष होता है। इसका मतलब अगर आप वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना निवेश 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के दौरान करना होगा। तो आपका जो प्रश्न है कि निवेश का सही समय क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे एक रेगुलर इंटरवल में क्वार्टरली बेसिस पर मिल सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले समय की कर की प्लानिंग प्रॉपर्ली कर सकें। तो मेरा फाइनली ये सुझाव होगा कि जो भी व्यक्ति अपनी कर की प्लानिंग करना चाहता है तो वो वित्तीय वर्ष के दौरान ही कर लेना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा समय तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होता है कि हम इतना समय हमारे पास होता है कि हम समय के अनुकूल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर हमारे दर्शकगण ELISS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि ELISS जो होता है वो मार्केट बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए जैसे आज के सिनेरियो में हम देखें तो अभी मार्केट बहुत ऊपर है, अगर आज हमारे दर्शक जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ELISS में तो डेफिनेटली उनको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट नीचे मार्केट में अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको इन्वेस्टमेंट करने पर जो कैपिटल गेन होगा वो अधिक होने की संभावना होगी। बिल्कुल, तो हम भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे कि दर्शकों आप समय रहते या जैसे कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है उस समय से आप उसको पहले से शुरुआत करें, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाता है वो आपके लिए अनुकूल समय रहता है। मार्केट नीचे है, आपको खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय है। कई बार ऐसा होता है कि हम वो समय निकाल देते हैं और जब मार्केट हाइक पर होता है तब फिर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। वो निश्चित रूप से आपके प्रॉफिट को कम करने की संभावना बढ़ाता है। जब आप शुरू से प्लानिंग करेंगे, मार्केट नीचे होगा तो हो सकता है आपको दोहरा लाभ मिल जाए, आयकर का भी आपको लाभ मिलेगा और चूंकि मार्केट में खरीदने के लिए आपको बेहतर अनुकूल समय मिलेगा। संदीप जैन साहब, आप किस तरह से ये बताना चाहेंगे कि सही समय पर अगर सही डिसीजन लिया जाए तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? देखिए अभी हमने चर्चा किया कि अगर हम सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो हम रिटर्न्स का लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सीनियर सिटीजन की स्कीम भी रेट चेंज हुए हैं, तो अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट हेमंत जी, माफ कीजिए, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत दूर से हैं, कोलकाता से। ये हैं सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए सर। हेलो, आप शायद मेरा प्रश्न है साहब, ये जो 1 लाख की जो कैपिटल गेन मिलती है शेयर्स पे, जी जी, आप शायद प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है हम तक। अब आ रही है जी जी जी, आ रही है, अब बोलिए जी, रिपीट कीजिए। 1 लाख की जो शेयर में छूट मिलती है कैपिटल गेन में, हाँ हाँ, इनकम पे, वो क्या 7 लाख से अलग मिलेगी या उसी में इंक्लूडेड है?
जी, आप टेलीफोन लाइन पर रहिए। जैन साहब, आप इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको होता है इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स या इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड होते हैं, तो ये जो 1 लाख की छूट है वो 7 लाख के अलावा है, क्योंकि 7 लाख की जो छूट मिलती है वो टैक्सेबल इनकम पर मिलती है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या ये 1 लाख रुपए की छूट 7 लाख के अलावा है, तो आप आंसर यही होगा कि 1 लाख रुपए की छूट पृथक से आपको मिलेगी, मैंने अलग से मिलेगी। अलग से मिलेगी, बिल्कुल। जो 7 लाख की धन्यवाद सर, यही 7 लाख की confusion हो छूट रहा का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, और 1 लाख की ये छूट आपको अलग से मिलेगी। जी, हेमंत जैन साहब, छूट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से वैधानिक प्रावधान हैं आयकर विभाग द्वारा जी, कि जिनके अंतर्गत आप छूट का लाभ ले सकते हैं? जी। क्या क्या वो ऐसे विकल्प आते हैं साहब? देखिए, बड़ा सार्थक प्रश्न है। हमारे पास में जो इनकम टैक्स में छूट की जो मुख्य सेक्शन है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की, जी, तो आयकर कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस लोन लेता है और उसके ऋण पर ब्याज दे रहा है तो 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट उसको अलग से मिलती है, यानी उसकी इनकम 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर उसने, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर उसके पास पहला मकान है और इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, तो वो सेक्शन 80EE में जी, पृथक से 1.5 लाख रुपए की छूट और ले सकता है, यानी टोटल छूट उसको 3.5 लाख रुपए के ब्याज पर, मतलब 2 लाख की वहाँ भी मिलेगी और 1.5 लाख की Yes. इधर भी मिलेगी। अगर ब्याज अमाउंट 3.5 लाख रुपए तक है, पर डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी अगर आप इंटरेस्ट 2 लाख पे कर रहे हो तो आप ये बोलेंगे कि 2 लाख उधर ले लेता हूँ, 1.5 लाख इधर लेता हूँ, तो नहीं उस मिलेगा। क्राइटेरिया में आप आना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मुख्य सेक्शन है, देखिए, वो है 80C, जहाँ पर हमको वित्तीय वर्ष में कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। मुख्यतः जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो सकती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकती है। अगर हम इनमें भी निवेश कर रहे हैं तो हमको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इनमें 3 सेक्शंस को कंबाइन किया गया है। 80C जो मैंने अभी आपको निवेश की बात किया है, 80CCC से एक पेंशन योजना होती है, उसको भी हमने 1.5 लाख की सीमा में शामिल किया है। उसके अलावा एक NPS की सेक्शन है, जहाँ पर एम्प्लॉई अगर NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसको हम सेक्शन 80CCD1 बोलते हैं, वो भी 1.5 लाख में शामिल है। लेकिन जो हम NPS की बात कर रहे हैं, देखिए, आजकल हमारे नौजवानों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो NPS जरूर लें, क्योंकि NPS में 1.5 लाख के अलावा अगर वो NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमारी आयकर की धारा 80CCD1B, जिसमें उसको पृथक से 50,000 की छूट और मिलेगी, यानी 1.5 लाख प्लस 50,000, कुल 2 लाख की छूट वो प्राप्त कर सकते हैं। हेमंत जैन साहब, NPS तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट में तो पेंशन का कोई कल्चर होता नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा, खत्म ही हो रहा है। तो एक बुढ़ापे का साथी, भरोसेमंद साथी आप NPS को बोल सकते हैं, और समय रहते आप यंग एज से ही अगर NPS से जुड़ जाएं तो बुढ़ापे का आपका एक मजबूत सहारा आर्थिक रूप से आपको मिलेगा। अभी आपने बात की थी सीनियर सिटीजन की, और हम भी यही बात कर रहे थे कि आपको NPS कहाँ लाभ दे रहा है। तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनके लिए आयकर क्या विशेष सुविधाएं देता है? देखिए, आप जानते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन हम उन लोगों को बोलते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सुपर सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स के ऊपर के लिए होता है। जी। देखिए, पिछले सालों में एक मेडिकल को लेकर प्रावधान था कि अगर हम सीनियर सिटीजन पर मेडिकल का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उनको 60,000 की छूट सीनियर सिटीजन को मिलती थी, और सुपर सीनियर सिटीजन को 80,000 की छूट मिलती थी। लेकिन अब इसको पार कर दिया गया है कि अगर कोई भी मेडिकल का खर्चा हो रहा है तो हम सीनियर सिटीजन के लिए अब पूरा 1 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं, इवन अगर उसके पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं भी है। पर इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि पेमेंट अदर दिन कैश होना चाहिए ना, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साबित कर सके कि आपने पैसा नगद दिया। क्योंकि नॉर्मली नगद प्रूफ नहीं होता है, इसलिए हम अपने दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे कि अगर मेडिकल बिल का भुगतान हम कर रहे हैं तो या तो हम UPI के माध्यम से करें या बैंकिंग के माध्यम से करें, कोई कैश पेमेंट करने को इग्नोर करें, क्योंकि कैश के पेमेंट की छूट उनको धारा 80 में 80D में नहीं मिलेगी। जी, सही है, प्रमाण बहुत ज़रूरी है। प्रमाण बहुत, अब प्रमाण की बात चल रही है, तो एक इस समय करंट जो सबसे ज़्यादा चर्चित या कहना चाहिए लोकप्रिय या सबसे ज़्यादा जो वायरल जो आजकल जो हो रहे हैं, वो है ITR दाखिल करने की गतिविधियाँ, जी, है ना। 31 जुलाई नज़दीक है, और 31 जुलाई अंतिम तिथि है, अंतिम। और अब आयकर ने ऐसा कर दिया कि अंतिम तिथि मतलब अंतिम तिथि। पहले बढ़ने की संभावना लोग कयास लगाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। आपको कई मौके देती है गवर्नमेंट, लेकिन अब ये तो इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए क्या क्या सावधानियां और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई लोग आयकर रिटर्न दाखिल करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, कैजुअली ले लेते हैं, इंटेंशनल नहीं है, बट औपचारिकता नहीं है ITR दाखिल करना, वो आपके महत्वपूर्ण है। यस, तो
मैं दर्शकों को क्रमवार ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल हम जो आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं। यानी आपको पता है कि आजकल आयकर विभाग में जाकर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। तो जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जब भी हम ये इलेक्ट्रॉनिकली इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही 3 अलग अलग स्टेटमेंट। हेमंत जी, फिर आपसे माफी चाहूंगा, एक कॉलर हमसे जुड़ चुकी है, चंद्रेश जी भोपाल से। जी, हेलो हेलो चंद्रेश जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर नमस्ते जी, नमस्ते चंद्रेश जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। मेरे सर हेमंत के सवाल जी, इसका कोई किस तरह से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है चंद्रेश जी, आप शायद नेटवर्क में नहीं है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, सेक्शन 80 जीडीपी क्या है? सेक्शन आप एक बार सवाल फिर से रिपीट कीजिए। सेक्शन 80 डीडीबी क्या है? 80 DDB। जी बी फॉर बॉम्बे। जी जी जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। चंद्रेश जी और इसका कोई करदाता किस तरह लाभ ले सकता है? जी जी जी, चंद्रेश जी धारा एवं इसके लिए कोई पृथक फॉर्म अपलोड करना पड़ता है क्या? देखिए जी चंद्रेश जी, आपका सवाल हम विशेषज्ञ तक पहुंचा रहे हैं, आप टेलीविजन पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए धारा 80 जो 80 DDB की जो हमारे चंद्रेश जी बात कर रहे हैं ये बेसिकली सीवियर डिसीज के लिए है, जिनको अच्छा, गंभीर बीमारियां होती हैं। अच्छा, अगर हम गंभीर बीमारी का इलाज पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो आयकर अधिनियम में ये प्रावधान है कि उनको अगर नॉन सीनियर सिटीजन का हम इलाज कर रहे हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं तो हमको 40,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। लेकिन अगर वही सीनियर सिटीजन है तो हमको 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। लेकिन हमको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है या रखना पड़ता है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न तो पेपरलेस रिटर्न है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा जिसमें वो ये बताएंगे कि ये बीमारी सीवियर डिसीज में कवर होती है। अच्छा अच्छा जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद चंद्रेश जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हेमंत जैन साहब, हम बात कर रहे थे ITR दाखिल करने की, तो क्या क्या सावधानियां बड़ी महत्वपूर्ण आप बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करें। तो हम जो बात कर रहे थे कि जब भी हम ITR विवरणी आयकर विभाग को सबमिट करने जा रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट देखना बहुत ज़रूरी है सर। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमारा है वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको हम AIS के नाम से जानते हैं। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई भी करदाता जाकर देख सकता है। बेसिकली AIS में क्या होता है, AIS में हमारे आय पर जितना भी TDS कटा है उसका विवरण वहाँ पर हमको मिल जाता है। उसके अलावा अगर हमने कोई बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन किए, जैसे हमने 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट अगर अपने खातों में किया है तो वो जानकारी भी हमको AIS से मिल जाती है। हमने अगर कोई शेयर्स खरीदी बिक्री किया है, हमने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे बेचे हैं, ये जानकारी भी हमको AIS से मिल जाती है कि डिपार्टमेंट को हमारी इन इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या जानकारी। एक ऐप है ये और ये इससे सबको जुड़ना चाहिए। जी, दूसरा स्टेटमेंट होता है TIS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बेसिकली हमारी डिफरेंट इनकम जो हमारे इनकम देने वाले होते हैं वो SFT के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं। इसको भी हम TIS में जाकर देख सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है 26 AS, इसको हम बोलते हैं एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, जहाँ पर हमारे जिन्होंने भी हमको इनकम पे किया है उन्होंने अगर हमारी आय पर TDS काटा है तो वो 26 AS में दिखाई देता है। तो आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्हीं को हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद विवरणी दाखिल करते हैं ना, उनको रिकंसाइल कर अगर आप अपने विवरणी दाखिल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि कई हमारे जो करदाता होते हैं वो जो विवरणी दाखिल करते हैं तो अपने आय के प्रूफ को संभाल कर नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट उनसे क्वेश्चन करता है तो वो रिकॉर्ड वो दाखिल करने की स्थिति में नहीं होते। तो दर्शकों को ये सुझाव होगा कि जब भी वो अपना आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं तो वो अपनी एक फाइल बना कर रखें जिसमें उन्होंने जो भी इनकम रिपोर्ट किया है ITR में उस इनकम के प्रूफ्स को उस फाइल में रखें।
उन्होंने जो भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं, लाइक 80C का डिडक्शन उन्होंने क्लेम किया। अभी हमारे दर्शक ने पूछा 80DDB का जो हमारे डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, या आपने किसी संस्था को डोनेशन दिया है तो डोनेशन की रसीद आपको संभाल कर रखनी है। अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया है तो कंट्रीब्यूशन का भी एक्नॉलेजमेंट हमको मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी फाइल में होना चाहिए, जिससे कि कल को अगर हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रश्न पूछता है तो हम जवाब में ये डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने की स्थिति में हो। मतलब वही दिखाइए जो आपके पास है 100%। और जो आप दिखा रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, होना ही चाहिए। वक्त आने पर आप उसको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर सके। जी, और मैं एक और मैसेज दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में ना हो कि डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, वो जमाना तो अब गया क्योंकि अब पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, सारी जानकारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इकट्ठी कर रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जितना ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट के साथ में रहें, जो भी इनकम है उसको प्रॉपरली अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में इनकॉर्पोरेट करें और प्रॉपर जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो सरकार को जमा करें। वैसे इंसान को अपने जीवन में वैसे भी ईमानदार और पारदर्शी तो रहना चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट हो, आपकी इमेज भी अच्छी छवि बनती है उसमें। कल को आपको भी उलझन नहीं आएगी, नोटिस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा और सुकून से आप अपना काम कर सकते हैं। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स दाखिल करने की, ITR की, तो एक तो होते हैं आयकर दाता जिनको वास्तव में जो कर देते हैं। कई ऐसे भी हमारे हैं दर्शक हैं जो कर तो नहीं देते लेकिन ITR दाखिल ज़रूर करते हैं, क्योंकि उसके अपने बेनिफिट्स अलग हैं। आपको कहीं लोन लेना है या कहीं अपने ID के रूप में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो हैं जो कर नहीं देते लेकिन ITR दाखिल करते हैं और जो कर देते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, उज्जवल श्रीवास्तव नई दिल्ली से। जी उज्जवल जी, हेलो हेलो उज्जवल जी, सवाल कीजिए, स्वागत है। हेलो जी, सवाल कीजिए उज्जवल जी, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, आप सवाल कीजिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न कीजिए आप। हेलो हेलो आप सवाल कीजिए उज्जवल जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। सर मैं ये कह रहा था कि मैं कहाँ पे ऐसा इन्वेस्ट करूँ पैसे को कि मुझे प्रॉफिट हो। चलिए पूछ रहा हूँ। चलिए, सवाल करने के लिए धन्यवाद। ये एक्चुअली इसको सवाल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, और एक सार्वजनिक सवाल भी कह सकते हैं जो स्वाभाविक होता है, कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। इसका कोई जवाब मेरे ख्याल से नहीं होता, हालांकि आप अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। और लाभ की जहाँ तक बात है तो बाजार की उस समय करंट जो सिचुएशन रहती है उस पर डिपेंड करता है। आप क्या इन्हें सलाह देना? देखिए, हमारे सम्मुख कई सारे ऐसे निवेश होते हैं जिनमें सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, हानि की कोई संभावना नहीं है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था PPF, डेट फंड्स हैं, प्योर गवर्नमेंट फंड्स की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे PPF की हमने बात की कि अगर कोई भी निवेशक अपना पैसा PPF में डालता है तो उस पर कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात, आयकर का लाभ भी मिलता है, उससे जो ब्याज की इनकम होती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे ऐसे निवेश हैं जहां पर लाभ ही होगा, हानि की कोई संभावना नहीं है। जहां तक हानि वाली हम बात करते हैं तब हमारा प्रूडेंस काम करता है कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो बेसिकली दर्शकों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप ELISS में, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आपको इस रिस्क का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा 100% सिक्योर है, आपको हानि की चिंता करने की जरूरत इक्विटी में अगर आप जाते हैं तो तब आपको प्रूडेंस दिखाना है। बिल्कुल, तो ऐसी जगह करें जहां आपका धन भी सुरक्षित हो और समय समाप्ति की ओर है। लेकिन उससे पहले हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ITR दाखिल करने की अभी इस समय काफ़ी मारामारी चल रही है ना। लास्ट मोमेंट पे हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी भी समय है और तुरंत सबसे पहला काम प्रायोरिटी के आधार पर यही करें कि आप अपने ITR दाखिल करें। लेकिन ITR दाखिल करने का और अंतिम तिथि निकलने के बाद जल्दी करने के क्या फ़ायदे हैं और अंतिम तिथि निकलने के बाद क्या नुकसान हैं? क्या, जैसे कि आजकल तो पेनल्टी का भी प्रावधान आ गया है, तो क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये समय निकल रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लास्ट डेट पर सर्वर बड़ा प्रॉब्लम करता है, रिटर्न्स फाइल होने में दिक्कत होती है। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, कोशिश करें कि अपना रिटर्न 5 दिन 6 दिन पहले तक आयकर विभाग को दाखिल हो सके।
दूसरी बात है कि अगर हम टाइम पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जो लोग रिटर्न टाइम पर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उनको लेट फाइलिंग फ़ीस का प्रावधान है। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनको 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फ़ीस लगती है। उसके अलावा अगर आपका टैक्स ड्यू निकलता है तो आपको इनकम टैक्स में ब्याज भी भुगतान करना पड़ता है और ब्याज की दर 1% मतलब बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां आपको सामने आ सकती हैं जिनको आपको फेस करना है। और हेमंत जैन साहब, अब हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।